वेलकम टू द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश। दिस इज पंकज ओझा। दोस्तों लेकर आ गया हूँ वॉरियर्स ड्रिल 47 और इस ड्रिल में अगेन देखेंगे हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू शेयर विद यू। एक आरटीआई की गई थी, उसके जो जवाब आया है लोक सेवा आयोग से उसको भी हम देखेंगे और आपको पहले ही हमने उसे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है और वेरियस जो हमारे माध्यम है सोशल मीडिया के उस पर शेयर कर दिया है। तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए, वैकेंसीज आएंगी, एग्ज़ाम्स होंगे और आपकी जॉब लगेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ये देखिए, ये जो इसको देखिए, सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत प्राप्त ये इनका नाम हमने हटा दिया है और पहले से भी हटा हुआ है। इनका प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया हुआ है और जन सूचना प्रकोष्ठ क्रमांक 834 जो आयोग कार्यालय में दिनांक 1/9/2023 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में एतद द्वारा सूचना बिंदुवार प्रेषित है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को आगामी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज एवं सहायक अध्यापक LT ग्रेड परीक्षा है तो शासन विभागों से अध्याचन प्राप्त हुए हैं। अध्याचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रिक्तियों का तो ये देखिए, जैसे ही ये विसंगतियां दूर हुई तुरंत वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। रिक्तियों का विवरण विषयवार श्रेणीवार तैयार न होने के कारण वांछित सूचना अभी देर नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। देखिए वैकेंसीज तो आनी है, वैकेंसीज आएंगी भी। आप अनावश्यक रूप से परेशान नहीं हो, अपनी तैयारी पर फोकस करें, क्योंकि जो अपनी तैयारी पर फोकस किए हुआ है, जिसकी निगाह अर्जुन की तरह सिर्फ आँख पर है, वो आपसे नहीं तो आगे निकल जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओके, आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, The police report exonerated Lewis from all charges of corruption। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें जो वर्ड ये आया है यहाँ पर देखिए, exonerate, ये वर्ड जो आया है यहाँ पर exonerate, उसको बताना है आपको कि इसका यहाँ पर मतलब क्या होगा। What do you mean by exonerate? पुलिस रिपोर्ट exonerated Lewis from all charges of corruption। तो अगर पुलिस रिपोर्ट में किसी को एग्जोनरेट कर दिया गया है तो उसका क्या मतलब है? चार्ज किया गया है या बेयर आउट किया गया है, कंफर्म किया गया है, एक्विट किया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 को रिस्पॉन्ड करना है। तो दोस्तों एग्जोनरेट करने का मतलब होता है एक्विट कर देना। एक्विट करने का मतलब दोस्तों क्या है कि उसको एक तरह से बरी कर दिया गया, उसको ये बोल दिया गया कि आप पर जो चार्ज लगाए गए थे वो ठीक नहीं थे, छोड़ दिया गया उसे। तो ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस टर्मिनोलॉजी, दिस एग्जोनरेट। एग्जोनरेट को ध्यान में रखिएगा आप। Let's move on to explanation part. Exonerate, to officially state that someone is not responsible for something that they have been blamed for। कि जिस चीज़ के लिए उन्हें ब्लेम किया गया था उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, दैट इज एग्जोनरेट। देखिए यहाँ पर, देखिए और देखिए यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं। DNA टेस्टिंग हेल्प एग्जोनरेट हिम इन मर्डर केस। DNA टेस्टिंग हुई, उसके बाद उसे मर्डर केस से एग्जोनरेट कर दिया गया। ओके, तो इस तरह यूज करेंगे एग्जोनरेट को। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पहले भी बहुत पहले मैंने कराया था। अनैथमा इज, व्हाट इज अनैथमा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। अनैथमा इज a thing or an idea that you hate because it is the opposite of what you believe. B option, a thing or idea that you love because it is in favor of what you believe. C, an unattainable thing. D, something which is in vogue। आपको बताना है अनैथमा क्या है। इफ समथिंग इज अनैथमा टू यू, व्हाट डज इट मीन? एक यूज होता है ना, दिस थिंग इज अनैथमा टू मी, ऐसे यूज होता है। अगर मैं कहूँ कि जैसे गोइंग समवेयर इज, सपोज गोइंग टू वॉक समवेयर और गोइंग टू समवेयर इन स्कूल टाइम इज अनैथमा टू मी, तो इसको क्या कहेंगे? इसका क्या मतलब होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 को रिस्पॉन्ड करना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों यहाँ ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। अगर कोई
चीज़ या कोई विचार आपके लिए अनैथमा है, इसका मतलब उस चीज़ से आपको बहुत नफ़रत है और उस चीज़ आपकी जो बिलीफ है उसके खिलाफ है। ओके, आपका जब बिलीफ है उसके खिलाफ है। ओके, जैसे मैं कहूँ एनी एंटी इंडिया सेंटिमेंट इज अनैथमा टू मी, या एनी एंटी भारत सेंटिमेंट इज अनैथमा टू मी। ओके, एनीबडी हु इज टॉकिंग अगेंस्ट माई रिलीजन इज अनैथमा टू मी। मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बहुत नापसंद है। कोई मेरे धर्म के खिलाफ बात करे, कोई मेरे देश के खिलाफ बात करे, वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। ऐसे आप यूज कर सकते हैं। If something is anathema to you, you strongly dislike it. Violence was anathema to them. देखिए ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि violence जो था उनके लिए अनैथमा था, या आप यूज कर सकते हैं violence was anathema to Gandhi. Violence was anathema to Lord Buddha. आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि उन्हें नहीं पसंद था। सिनोनिम क्या हो जाएगा? एबोमिनेशन। सिनोनिम देखिए, ध्यान से देखिएगा, एबोमिनेशन एक बहुत अच्छा वर्ड है जो कि अनैथमा से मिलता जुलता है। बेटनूरी और एनिमी, बेन, ये सारे सिनोनिम्स भी आप गौर फरमाइएगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैज हैड अ चिप ऑन हिज शोल्डर। तो यहां पर इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, चिप ऑन हिज शोल्डर एवर सिंस ही डिडंट गेट द प्रमोशन ही वॉज एक्सपेक्टिंग। तब से उसके कंधे पर चिप लगी हुई है, जब से जो उसे उम्मीद थी प्रमोशन की, वो प्रमोशन उसे नहीं मिला। तो किसी के कंधे पर चिप लगी होना या अ चिप ऑन समबडी शोल्डर, इस इडियम का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। डिसबिलीफ, होपलेस, सेक्लूडेड, टू सीम एंग्री। क्वेश्चन नंबर 3 को रिस्पॉन्ड कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में टू सीम एंग्री, एक तरह से गुस्सा रहना। ओके, या गुस्सा कुपित प्रतीत होना, गुस्से में रहें, ऐसा लगे कि आप हमेशा गुस्से में हैं, वो होता है अ चिप ऑन समबडी शोल्डर का मतलब। ये देखिए, टू सीम एंग्री ऑल द टाइम बिकॉज यू थिंक यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली और फील यू आर नॉट एज गुड एज अदर पीपल। आपके मन में जब ये भाव आता है कि मेरे साथ गलत हुआ है और आप उतने अच्छे नहीं हैं जितने दूसरे लोग अच्छे हैं, तो जो फीलिंग होती है, जो उस वजह से जो गुस्सा होता है, उसे क्या बोलते हैं? चिप ऑन समबडीज शोल्डर। ही इज गॉट अ चिप ऑन हिज शोल्डर अबाउट नॉट हैविंग बीन टू यूनिवर्सिटी। वो चूंकि यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाया, इसलिए वो थोड़ा सा नाराज सा रहता है, गुस्सा सा रहता है। ऐसे दोस्तों ये यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट्स अ टेंस थ्रिलर अबाउट डायमंड हाइस्ट दैट गोज बैडली रॉन्ग। तो यहाँ पर एक शब्द आया है दोस्तों, हाइस्ट। इसका क्या मतलब है आपको बताना है हाइस्ट का। देखिए ध्यान से बताइए। A tense thriller about a diamond heist that goes badly wrong. What do you mean by heist here? टेंस का मतलब समझ में आ रहा है, टेंशन वाला। थ्रिलर आप समझ रहे हैं, थ्रिलर मूवीज होती हैं, थ्रिलर घटनाएं होती हैं। ओके, अबाउट अ डायमंड हाइस्ट। ओके, दोज हु आर वॉचिंग, दोज हु आर इन कनेक्शन विद प्रेजेंट थिंग्स, और जिनको है एक माहौल में है इंग्लिश के, दे कैन आंसर इट वेरी कंफर्टेबली। जो सिर्फ किताबी ज्ञान के चक्कर में, हरदम कहता हूँ किताबों का 50% योगदान है, 50% कंट्रीब्यूशन आपके टीचर के गाइडेंस का होगा। आपका टीचर कैसा है, कैसा गाइड कर रहा है। इफ यू नॉट इन द हैबिट ऑफ वॉचिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग द थिंग्स रिलेटेड टू दैट इंग्लिश लिटरेचर, तब बहुत आपको प्रॉब्लम होगी। आपको माहौल बनाना पड़ेगा। इवन आप जो किताबें मैंने बताई हैं उनको भी आप टॉपिक टू बुक अप्रोच के साथ नहीं पढ़ते, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक। हाइस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हाइस्ट? क्वेश्चन नंबर 4 को रिस्पॉन्ड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ हाइस्ट इज रॉबरी। ओके, तो दिस इज अबाउट अ डायमंड रॉबरी। यहाँ पर रॉबरी रख दीजिए, दैट गोज बैडली रॉन्ग। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट रॉबरी। ये देखिए, हाइस्ट, हाइस्ट इज एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम अ शॉप और बैंक। दुकान या बैंक से कोई चीज़ बहुत मूल्यवान चुरा लेने की घटना को, जो एक्ट को, कार्य को क्या बोलते हैं? हाइस्ट बोलते हैं। इसी को रॉबरी भी बोलते हैं। बैंक हाइस्ट ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर बैंक में चोरी हो गई है, रॉबरी हो गई, तो उसे बैंक हाइस्ट बोलेंगे। पुलिस वर शॉक्ड
on Tuesday morning to discover a massive break-in. यहाँ पर ब्रेक इन का मतलब आपको बताना है। पुलिस बिल्कुल शॉक्ड रह गई जब उसने देखा कि बहुत मैसिव ब्रेक इन हुआ है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इन? अगर किसी बिल्डिंग में कहीं पर किसी जगह पर ब्रेक इन होता है, व्हाट डज इट मीन? स्ट्राइक, मर्डर, क्राउड, टू एंटर बाय फोर्स. Undoubtedly, those who are again in the habit of reading the books prescribed by me and those who are creating an atmosphere of English speaking अराउंड देम सेल्फ, वो बता लेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 को रिस्पॉन्ड कीजिए। यहाँ पर डी जवाब देने वाले सबके सब सही है। टू एंटर बाय फोर्स, अगर ब्रेक इन हुई है इट मीन्स कहीं वहाँ पर किसी ने एंट्री मारी है बाय फोर्स। When I walked into the room, I could sense that something was amiss. यहाँ पर एक वर्ड आया है amiss, आपको बताना है what does it mean amiss. When I walked into the room, I could sense that something was amiss. जब मैं कमरे में गया तो मुझे लगा कि कुछ न कुछ तो amiss है, wrong है, beyond understanding है, unimaginable है, memorable है। तो यहाँ amiss का मतलब wrong से है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कि मैं कमरे में गया तभी मुझे पता चल गया कि कुछ न कुछ तो amiss है, इसका मतलब कुछ न कुछ wrong है। amiss का अर्थ क्या होता है? wrong, not as it should be. When I walked into the room, I could sense that something was amiss. ये तो सेंटेंस वहाँ क्वेश्चन में ही था। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। चाइनाज अग्रेसिव एक्सपैशनिस्ट बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक लूम्ड लार्ज एट द कॉन्क्लेव ऑफ टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स। अब आपको बताना है, देखिए इसको आप हटा दीजिए। चाइनाज अग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक लूम्ड लार्ज, ये वर्ड जो है लूम लार्ज एट कॉन्क्लेव ऑफ टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स। व्हाट डू यू मीन बाय लूम लार्ज? जो चाइना की अग्रेसिव विस्तारवादी नीति है वो लूम लार्ज उसने किया। कहाँ पर? एक कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था मिलिट्री ऑफिसर्स का, कई कंट्रीज के मिलिट्री ऑफिसर्स का, तो वहाँ पर ये लूम लार्ज हुआ। ओके, जो चाइना की विस्तारवादी नीति है वो लूम लार्ज हुई। तो व्हाट डू यू मीन बाय लूम लार्ज? इफ समथिंग इज लूमिंग लार्ज, व्हाट डज इट मीन? इफ समथिंग लूम्स लार्ज, इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ योर थॉट्स एंड सीम इंपॉर्टेंट, बी क्रिटिसाइज्ड, सी एम्फेसाइज्ड, डी रिडिक्यूल्ड। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 को रिस्पॉन्ड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पर ए जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। इफ समथिंग लूम्स लार्ज, इट ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ योर थॉट्स एंड सीम्स इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब लूम्ड लार्ज मतलब इट गैदर्ड इंपॉर्टेंस, उसने बहुत महत्व का विषय रहा। जो बैठक हुई यहाँ पर इंडो पैसिफिक कॉन्क्लेव हुआ जो मिलिट्री ऑफिसर्स का, वहाँ पे चाइना की विस्तारवादी नीति बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनी रही। इसको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो कई देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। द टेरिबल प्रॉब्लम ऑफ आर्म्ड क्राइम हाउ नाउ लूमिंग लार्ज इन आवर सोसाइटी, ऐसे यूज कीजिए। लूम लार्ज को कैसे यूज करना है वो भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, लूम लार्ज को ऐसे यूज करना, जैसे द टेरिबल प्रॉब्लम ऑफ आर्म्ड क्राइम नाउ लूमिंग लार्ज इन आवर सोसाइटी। जो आर्म्ड क्राइम की प्रॉब्लम है वो अपनी सोसाइटी में इट इज़ लूमिंग लार्ज। ओके, और बहुत कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लूमिंग लार्ज इन आवर सोसाइटी, ऐसे आप यूज कीजिए। As such tensions increase, they loom large in Russia's domestic politics. जैसे टेंशन बढ़ेगा तो ये रसिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा इस मुद्दे का। Train rammed into a platform at Mathura Junction late on Tuesday. तो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड आया rammed into। अगर कोई ट्रेन या व्हीकल रैम्ड इनटू करता है तो उसका क्या मतलब होता है? द ट्रेन रैम्ड इनटू अ प्लेटफॉर्म एट मथुरा जंक्शन लेट ऑन ट्यूसडे। व्हाट डू यू मीन बाय रैम्ड इनटू? डिग अप, राइज, हिट, असेंड। चारों विकल्प आपके सामने हैं, जवाब दीजिए। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा हिट। रैम्ड इनटू मतलब हिट कर दिया। ओके, जो ट्रेन है उसने हिट कर दिया प्लेटफॉर्म को। कहाँ पर? मथुरा जंक्शन के पास। शायद कल या परसों ये घटना हुई है। तो रैम्ड इनटू का मतलब भी आप समझते रहिएगा। ये देखिए, रैम इनटू समथिंग और रैम समथिंग इनटू समथिंग ऐसे यूज होता है। टू हिट अगेंस्ट समथिंग और टू मेक समथिंग हिट अगेंस्ट समथिंग विथ फोर्स। टक्कर मार देना, जो प्लेटफॉर्म था उसको टक्कर मार दिया ट्रेन ने।
चाइनाज रजिस्टर्ड मेल्ट डाउन ओवर मेड इन इंडिया आईफोन। अब यहाँ पर आपको बताना है मेल्ट डाउन का क्या मतलब है दोस्तों। मेल्ट डाउन, चाइनाज रजिस्टर्ड मेल्ट डाउन ओवर मेड इन इंडिया आईफोन। देखिए इंडिया में आईफोन बन रहे हैं, अब उससे चाइना को क्या हो रहा है, मेल्ट डाउन हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय मेल्ट डाउन? अगर कोई कंट्री को मेल्ट डाउन हो रहा है जस्ट बिकॉज पहले चाइना 100% आईफोन बनाता था, ओके ये अलग बात है कि आईफोन कंपनी बेसिकली अमेरिका की है, कि ये मत सोचिएगा कि सर क्या बता रहे हैं कि चाइना कैसे आईफोन, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग टोटल जो बाहर मैन्युफैक्चरिंग होती थी आईफोन की उसका 100% चाइना बनाता था। अभी या 93% 94% तो बनाता था, 7% इंडिया में बनता था। अभी इंडिया का शेयर बढ़ रहा है तो वो उनका मेल्ट डाउन हो रहा है, चाइनीज़ का मेल्ट डाउन हो रहा है। तो क्या, कंपोजर, स्टेडीनेस, मैग्नानिमिटी, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशंस। आप बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें चारों विकल्पों में अगर मैं बात करूँ, लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर इमोशंस ये हो जाता है। कहने का मतलब एक जब चीज़ें आपसे छीनने लगे, सपोज यू अक्वायर द नंबर 1 पोजीशन और कोई उसको छीनने लगे, इंडिया छीन रहा है धीरे धीरे चाइना से वो पोजीशन, तो उनको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है तो दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल, दे आर लूजिंग देयर इमोशन और कुछ भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस जो मेड इन इंडिया आईफोन जब चाइना में बिकने के लिए गए तो कह रहे हैं नहीं इसमें तो करी की महक आ रही है, यहाँ का व्यंजन जो अपने यहाँ का करी है वो हर जगह फेमस है। कह रहे नहीं इन आईफोन से तो करी की महक आ रही है। कहने का मतलब अपना आपा खो बैठना इज मेल्ट डाउन। इनफॉर्मल लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर योर इमोशंस दैट हैपन वेरी फास्ट, ये होता है मेल्ट डाउन। माई लिटिल ब्रदर हैड मेल्ट डाउन व्हेन ही couldn't get a new toy। जब छोटा सा बच्चा था उसे खिलौना नहीं मिला तो उसे मेल्ट डाउन हो गया, मतलब ही लॉस्ट हिज कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस। ऑसिलेट का एंटोनिम बताना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है और इजी भी है लेकिन कई बार पूछा गया है इसलिए आपको बताना पड़ेगा। ऑसिलेट, स्टेडी, ट्रेंडी, लैविश, जुबिलेट। एंटोनिम बताना है तो ऑसिलेट का पहले मतलब आपको जानना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ऑसिलेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, पहले तो आपको यही बताना होगा। तो ऑसिलेट की अगर बात करें दोस्तों तो ऑसिलेट का मतलब होता है एक तरह से वेवरिंग करना, ओके, स्थिर, ये एक तरह से स्थिर ना रहने के सेंस में आता है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में स्टेडी हो जाएगा इसका एंटोनिम, और डिटेल में आइए देख लेते हैं। स्थिर, ऑसिलेट इधर से उधर घूमना, उधर से इधर वेवर करना, तो इसका स्टेडी हो जाएगा। ये देखिए ऑसिलेट क्या होता है, टू कीप मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर एंड बैक अगेन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाना, फिर दूसरी पोजीशन पे पहली पोजीशन पे आ जाना। अगर इस तरह कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है तो ऑसिलेट कर रहा है। टू कीप चेंजिंग फ्रॉम वन एक्सट्रीम ऑफ फीलिंग और बिहेवियर टू अनदर एंड बैक अगेन। अगर आपके अंदर दो तरह की भावनाएं भी, कभी आपका मन डोल रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो वो भी ऑसिलेशन हो गया। हर मूड ऑसिलेटेड बिटवीन डिप्रेशन एंड इलेशन, उसका मूड डिप्रेशन और इलेशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। कहने का मतलब कभी वो बहुत ही निराशाजनक बातें कर रहा है, कभी बिल्कुल वो अच्छी बातें कर रहा है। तो दोस्तों ये हो गया ऑसिलेट का मतलब, और इसका एंटोनिम क्या हो गया, स्टेडी। Let's move on to next question. He was a learned man among lords and a lord among learned men. यहाँ पर आपको फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। learned man है, among lords है, lord among learned men है, विरोधाभासी स्टेटमेंट है लेकिन गूढ़ तथ्य लिए हुए है। तो यहाँ पर अगर विरोधाभासी स्टेटमेंट हो, गूढ़ तथ्य लिए रहे हो, डीप मीनिंग लिया हो, ओके, तो वहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, अनडाउटेडली एपिग्राम होता है। एपिग्राम की खासियत ये है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें लगेंगी, अपीयर होंगी आपको कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टरी होती नहीं हैं। रियल में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, आपको लगेगा कि कॉन्ट्राडिक्शन है लेकिन उसकी बहुत डीप मीनिंग होती है। द पोएट्स हु बिलीव दैट अ हार्ड क्लियर इमेज वॉज एसेंशियल टू वर्स आर कॉल्ड। उन पोएट्स के ग्रुप को क्या कहा गया जो ये विश्वास करते थे कि हार्ड क्लियर इमेज वॉज एसेंशियल, ओके, कि जो वर्स है उसकी क्लियर इमेज बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें क्या कहा गया, इमेजिस्ट, रोमांटिसिस्ट, क्लासिसिस्ट,
नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 12, जैसा कि क्वेश्चन से ही आपको प्रतीत हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में जिन दोस्तों के जवाब यहाँ पर इमेजेस आएंगे वो बिल्कुल सही हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजेस, any of a group of American and English poets whose poetic program was formulated about 1912. Okay, कब इनका शुरू हुआ प्रोग्राम? 1912 में। by Ezra Pound. The images wrote succinct verse of dry clarity and hard outline in which an exact visual image made a total poetic statement. तो ध्यान में रखना है इमेजिज्म को। Rhymed decasyllables, nearly always in iambic pentameters, rhymed in pairs are called. अब देखिए rhymed decasyllables हैं, always iambic pentameter में होते हैं, ओके, और पेयर में राइम करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? हेरोइक कपलेट बोलेंगे, ब्लैंक वर्स बोलेंगे, टर्जा राइमा बोलेंगे, स्पेंसेडियन स्टैंजा बोलेंगे? आप जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। तो यहाँ पे हेरोइक कपलेट की हम बात कर रहे हैं। राइम डेकासिलेबल मतलब 10-10 सिलेबल होते हैं, ओके, नियरली ऑलवेज एन आयम्बिक पेंटामीटर, और या आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, और पेयर्स में होते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? हेरोइक कपलेट की बात कर रहे हैं। हेरोइक कपलेट को किसने ईजाद किया आप मुझे बताइएगा, और इंग्लिश में किसने ईजाद किया, खासकर हमें आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन्स पोम। बिफोर द, ध्यान से देखिएगा, बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन्स पोम ऑल अदर ग्रेटनेस shrinks away. The weakest of his agents are the highest and noblest of human beings, the original parents of mankind. Who admires Milton Paradise Lost in these words? मिल्टन के पैराडाइज लॉस की एडमिरेशन है, अप्रिसिएशन है, किसने किया? कि बिफोर द ग्रेटनेस डिस्प्लेड इन मिल्टन्स पोम ऑल अदर ग्रेटनेस shrinks away. The weakest of his agents are the highest and noblest of human beings, the original parents of mankind. ये तारीफ किसने की है? Who admires Milton's Paradise Lost in these words? क्वेश्चन नंबर 14, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। डॉक्टर जॉनसन ने ये तारीफ़ की है कि मिल्टन का कहने का मतलब ये है, इनका ये कहना है कि जो उनके वीकेस्ट एजेंट्स भी हैं वो भी बहुत हाईएस्ट और नोबलेस्ट टाइप के हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। कहने का मतलब मिल्टन का हर चीज़ बहुत सबलाइम है, ये कहना चाह रहे हैं, हर चीज़ बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का है। द अबव कोट इज फ्रॉम लाइफ्स ऑफ द पोएट्स बाय सैमुअल जॉनसन। एंड extraordinary speech usually delivered to a crowd to incite them to some action is। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीच होती है, क्राउड के सामने डिलीवर की जाती है और उनको एक्साइट करने के लिए की जाती है, ओके, इंसाइट करने के लिए, कहने का मतलब ताकि वो एक्शन में आ पाएँ। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? डिक्लेमेशन, सरमन, मोनोलॉग, हैरांग। तो दोस्तों ऐसी स्पीच जो इस क्राउड को, जिसका उद्देश्य क्राउड को इंसाइट करना हो, उसे क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो हैरांग बोलेंगे। ध्यान में रखिएगा क्या होता है हैरांग? टू स्पीक टू समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ फोर्सफुल एंड समटाइम्स एंग्री वे, स्पेशली टू परसुएड देम। हैरांग इज समथिंग, किसी से लंबे समय तक बात करना, ओके, ग्रुप ऑफ पीपल से, भीड़ से, ताकि उन्हें आप परसुएट कर सकें। A drunk in the station was haranguing passers by। एक जो पियक्कड़ व्यक्ति था स्टेशन पे, जो लोग गुजर रहे थे उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें परसुएट करने की कोशिश कर रहा था। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। ये आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। टीचर ने क्या कहा स्टूडेंट से? व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। विकल्प आपके सामने हैं चारों, उनको देखिए और जवाब दीजिए। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाई हैड बीन ही एब्सेंट द प्रीवियस डे। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट व्हाई हैड ही बीन एब्सेंट द प्रीवियस डे। द टीचर इन्फॉर्म्ड द स्टूडेंट
that why he had been absent the next day. The teacher asked the student why he had been absent the previous day. Question number 16, respond immediately. यहाँ D जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. The teacher asked the student why he had been absent the previous day. ये सही आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. Who coined the term न्यू हिस्टोरिसिज्म? आपको बताना है न्यू हिस्टोरिसिज्म टर्म किसने क्वाइन किया. स्टीफन ग्रीनब्लैट ने, लुइस एड्रियन मॉन्ट्रोस ने, एडवर्ड पेंचो ने और जीन हॉवर्ड ने. आपको बताना है, जवाब देना है. चारों विकल्प आपके सामने हैं. न्यू हिस्टोरिसिज्म को क्वाइन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 17, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली. स्टीफन ग्रीनब्लैट ने न्यू हिस्टोरिसिज्म को क्वाइन किया. ध्यान में रखिएगा. चेंज द वॉइस. वी शुड नॉट encourage indiscipline. We should not encourage indiscipline. इसको वॉइस चेंज करनी है. Indiscipline should have not encouraged by us. Indiscipline should not be encouraged by us. Indiscipline should not being encouraged. Indiscipline should not be encouraged. क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों तो 18 में यहाँ पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं. Indiscipline should not be encouraged by us. In Major for Major, what is the name of the clown? क्लाउन का नाम बताइए. मेजर पॉम्पे, क्लॉडियो, विंसेंटियो, एस्केलस. क्लाउन का नाम क्या है? मेजर फॉर मेजर में हिंदी में पढ़ाया गया है. यूट्यूब पर भी मौजूद है. जितने प्ले हिंदी में पढ़ाए गए हैं, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप जो वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए. वहाँ पर अगर आपको कोर्सेज परचेज करने, आप परचेज कर सकते हैं. हिंदी में एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा. LT ग्रेड का लगभग पूरा कोर्स. कुछ नॉवेल हैं जो कि आप अपने से पढ़ सकते हैं, बस उन्हें छोड़ दीजिए. तो 100% LT ग्रेड का लिटरेचर का सिलेबस कंप्लीट कराया गया है. हमारे यहाँ एक एक पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया गया है. तो आप उसको आप देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारे यूट्यूब चैनल और जो भी हमारे चैनल से टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं. वहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. तो ये काम आप ज़रूर किया कीजिए. और इसको वीडियो को और कुछ कीजिए न कीजिए, यह आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए. बहुत सारे ग्रुप हैं आपके FB पर, उन पे लोग पूछते हैं कि कौन सा चैनल हमें देखना चाहिए. आप बिल्कुल बताइए, उनको अच्छा लगेगा. और उनको अच्छा नहीं लगेगा तो आपसे आप वो रिजेक्ट कर देंगे. लेकिन आइए आते हैं. इन मेजर फॉर मेजर, व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाउन? आपको क्लाउन का नाम बताना है. क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 19 में पॉम्पे इज द नेम ऑफ द क्लाउन. ध्यान में रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 19 में डैश is a broad term for all the techniques, styles and strategies an author uses to enhance their writing. अपनी राइटिंग को एनहांस करने के लिए ऑथर जो टेक्निक्स यूज करता है उसके लिए एक ब्रॉड टर्म है. ओके, टेक्निक, स्टाइल, स्ट्रैटेजीज जो ऑथर यूज करता है उसके लिए एक ब्रॉड टर्म है. उसे क्या कहेंगे? हिस्टोरिकल फैक्ट्स, लिटरेरी डिवाइस, नॉवेल, फिक्शन. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों वो एक टर्म हो जाएगा. क्या होगा? लिटरेरी डिवाइस. ध्यान में रखिएगा. तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चन से जो हम आपके लिए लेकर आए वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पे, इन 20 क्वेश्चंस को देख लीजिएगा. और आपको न्यूज़ भी हमने दी LT ग्रेड से रिलेटेड कि उसके LT ग्रेड में GIC लेक्चरर की LT ग्रेड की वैकेंसीज आने ही वाली हैं. ओके, बिल्कुल तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए. लोग ये भी पूछते हैं कि सर क्या करें, लाइव आ जाइए. हमें देखिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं 1 घंटे आपका बर्बाद, 1 घंटे में आके आप लाइव खड़ा रहूँ, बैठा रहूँ. हमारे पास पूरा पैराफेनेलिया है लाइव आने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सब जानते भी हैं. अभी इतना आपको बताने के लिए मैंने यही बता दिया. आपको मैं ये बताने के लिए कि नहीं LT ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, मैं लाइव आ जाऊँ, अपने व्यू बढ़ाऊँ, ये सब अच्छा नहीं लगता मुझे. जब ज़रूरत होगी मैं लाइव आऊँगा. अभी के लिए आपको मैंने न्यूज़ दे दी और मेरी न्यूज़ हमेशा ऑथेंटिक होती है. LT ग्रेड की वैकेंसी आएगी, TGT की भी आएगी. अभी उसकी डेट क्लियर नहीं है कि कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन होगा. दोनों की तैयारी आप कर रहे हैं. सर 4 राइटर और 50-60 राइटर हम कैसे तैयारी करेंगे? आप इसी के लिए, यही तो आपका ख्वाब है. अपने ख्वाब के लिए 60 राइटर के सिलेक्टेड वर्क्स आप नहीं तैयार कर सकते LT ग्रेड के लिए? लोग यहाँ IAS, PCS, IIT क्वालिफाई कर देते हैं. कितनी 50 किताबें पढ़ के, 100 किताबें पढ़ के, और आप कह रहे हो सर हम कैसे पढ़ेंगे? ये बात ठीक नहीं है. आपको मेहनत करनी पड़ेगी. दोनों चीज़ों की, TGT और LT की साथ साथ तैयारी कीजिए आप. और अगर आपको स्ट्रैटेजी ना समझ में आए मेरे से पूछिए. ओके, एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.
ये देखिए आंसर की भी हमने दे दी है, यहाँ से एंड हो जाता है। द वॉरियर्स ऑफ इंग्लिश हमारा यूट्यूब चैनल है और जो ऐप है वो भी द वॉरियर्स नाम से है। आप जुड़ सकते हैं हमसे और कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे दिए गए रहेंगे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।